हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी ना कि मैं रैंडमली कोई वीडियो ना डालूं, ना मतलब टॉपिक्स की रैंडमली कोई वीडियो ना डालूं। आप लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि मैं लाइन बाय लाइन चलती जाऊं, मतलब अगर मैं एक कोई यूनिट डाल रही हूँ, एक कोई यूनिट का टॉपिक डाल रही हूँ, तो उस यूनिट का टॉपिक ऐसे ही ना डालूं, उस यूनिट को शुरू से शुरू करूं और लास्ट तक ख़त्म करूं, है ना। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे जो मैंने सेल मेम्ब्रेन डाला हुआ था अपनी लास्ट वीडियो में, आज मैं सेल चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, यूनिट 8। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आने वाली क्लासेस में हम आगे आगे छोटे छोटे पार्ट सेल के करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे आपकी पूरी सेल कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपल बात है, हमेशा की तरह मैं ये बोलूँगी कि मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाना अपने। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, और जो जो हम पढ़ते जाएंगे वो हम एनसीईआरटी के थ्रू टैली करते हुए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी, वैसे हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे सिस्टमेटिकली चलना है, जिससे आपकी एक एक यूनिट तैयार होती जाएगी फिर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जो कि यूनिट 8 है। यूनिट 8 क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो हम पहले पढ़ेंगे सेल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि सेल होती क्या है। ठीक है, देखो, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा एनिमेट ऑब्जेक्ट, है ना। एक होता है हमारा इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने कह दिया जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, उसको हमने बोल दिया एनिमेट ऑब्जेक्ट। और जिसके अंदर नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, है ना। जिसके अंदर नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, उसको हमने बोल दिया कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नो सेल, है ना, नो सेल, इसके अंदर सेल है, इसलिए लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ना। इसके अंदर सेल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना, सेल प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर। इसको हमने बोल दिया नॉन लिविंग, नॉन लिविंग हो सकता है ये। ठीक है, नॉन लिविंग। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सेल प्रेजेंट होगी ना, तो इसका मतलब लिविंग है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, है ना, कि सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तभी ये हमें डिस्टिंग्विश करती है। किसके थ्रू डिस्टिंग्विश करती है, या तो लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। हम कैसे कह देते हैं कि हम लिविंग है, और जो ये मेरे सामने या पेन है या जो भी है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर सेल नहीं है, है ना। तो सेल नहीं है, तो हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होगी वो सेल ऑर्गेनिज्म होगा, और जिसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होगी वो क्या होगा, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि अब होती क्या है सेल। ठीक है, सेल होती क्या है, सेल क्या होती है, देखो बच्चा, सेल, अब क्या होती है, देखो, सॉरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। तो सेल, देखो, सेल क्या होती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, इससे मतलब क्या है, इससे ये मतलब है कि अगर सेल दो टाइप से बनी होती है,
या तो वो एक सेल से बनी होगी, ठीक है, या फिर वो मैनी सेल से बनी होगी, है ना। या फिर देखो, सेल से कोई भी मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग दैट इज स्मॉलर देन सेल, है ना, स्मॉलर देन सेल, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्या बोला मैंने, कुछ भी चीज सेल से छोटी होगी तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, है ना। और मैंने यहाँ पे ये बोला कि जो स्ट्रक्चर यूनिट है या तो एक सेल से बनी होगी या फिर मैनी सेल से बनी होगी, है ना। अभी आप समझते रहना, मैं आपको आगे पूरा ब्रीफ कर करके बताती रहूंगी, ठीक है, अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर होके हम पढ़ेंगे, है ना। आपको इसी लेक्चर के अंदर ये चीजें सारी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो नोट्स बना बना के, है ना। और देखो, वन सेल होगी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, वन मतलब यूनि, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। और मैनी सेल होगी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, एनसीईआरटी ये बोलती है कि सेल क्या है, सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लाइफ की, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब अगर एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना है तो वो क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना बच्चा। अगर एक से ज्यादा सेल से बना है तो वो हमारा क्या होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट परफॉर्म करती है, फंक्शनल यूनिट परफॉर्म कैसे करेगी, कुछ भी चीजें सेल से अगर छोटी है ना, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जैसे कि मान लो हम आगे पढ़ते रहेंगे, ऑर्गेनलीज जो होती है ना, हमारी ऑर्गेनलीज होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सेल के बिना एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, तो इनका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर सेल प्रेजेंट होगी तभी इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। तो हमने बोल दिया कि सेल क्या है, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कब होगा, जब उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट दोनों की दोनों परफॉर्म होगी। समझ में आ रही है बातें मेरी, ठीक है, ऐसे होगा। अब आपको आगे बताती रहती हूँ मैं, वेट। देखो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सेल, हाँ ठीक है, मैंने ये बोला कि जो हमारी सेल है, अगर मेरा एक और हमें पता कैसे चला, हमें पता कैसे चला कि जो यूनिसेलुलर सेल होती है, हमें पता कैसे चला कि इन दोनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैसे है, क्योंकि देखो, एक यूनिसेलुलर सेल था, ठीक है, तो उसके अंदर ये एक सेल है, सपोजिटली हमने मान लिया कि ये यूनिसेलुलर सेल हमारा अमीबा है या फिर हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। तो यही सेल, अकेला सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर देता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये स्ट्रक्चरल वाला फंक्शन भी परफॉर्म कर देगा, है ना, और ये हमारा फंक्शनल एलिमेंट वाला भी परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो सेल है ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाती है, कब दिखाती है, इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है, सिंपल बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों चीजें करती है, स्ट्रक्चरल काम भी होता है, फंक्शनल काम भी होता है। एक ही सेल होती है वो सारे फंक्शन करती है, जैसे कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक साथ सारे फंक्शन नहीं करेगी, हमारे अंदर क्या करेगा, एक जो सेल होती है वो मल्टीपल फंक्शंस करती है, मतलब एक सेल दूसरे फंक्शन करेगी, दूसरे सेल दूसरे फंक्शन करेगी। इसको ऐसे समझते हैं हम, देखो इसको कैसे समझेंगे हम, कि अगर मान के चलो, देखो मल्टी सेलुलर फंक्शन, तो एक सेल है, इसने ये वाला फंक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद दूसरे सेल ने दूसरा फंक्शन परफॉर्म किया, इसने दूसरा फंक्शन परफॉर्म किया। क्यों करा बच्चा, ये देखो, जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कैसे, कि या तो एक बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, है ना, या फिर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, है ना। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, जैसे यूनिसेलुलर वाले सिंपल है ना, और ये वाले हमारे मल्टी सेलुलर वाले हैं। तो आप एक बात बताओ, देखो मेरा एक छोटा सा काम है, जैसे कि मान लो मैंने आपको यही बोल दिया कि तुम बस ये मुझे बता दो कि सेल का फंक्शन क्या है, ठीक है, या फिर ये भी छोड़ो, मैंने तुम्हें सिंपल बता दिया कि तुम्हें ना एक काम करना है, कोई भी एक काम करना है, ठीक है, जैसे कि ये एक इंसान है, ठीक है, इसको मैंने ये बोला कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए सिर्फ ये टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ना है, और बहुत छोटा टॉपिक है ये, मतलब ये 2 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, तो उसको काम करने में कम टाइम लगेगा क्योंकि वो सिंपल टॉपिक है ना बात।
तो सिंपल टॉपिक है। तो जिस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उसको सिर्फ एक ही चीज जरूरत होगी, वही एक ही चीज होगी जो सारे काम कर देगी। सिंपल बात होता है ना कि अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर मान के चलो कि कोई इंस्टीट्यूट छोटा इंस्टीट्यूट है अभी, है ना, तो वो एक आदमी जो होता है ना, एक आदमी जो होगा ना वही सारे काम कर लेगा, वही इंस्टीट्यूट को चला भी लेगा, वही इंस्टीट्यूट के एकेडमिक से काम भी कर देगा और वही टीचर वाले काम भी कर देगा, मतलब वो पढ़ा भी देगा, है ना। अब जैसे मान लो कि हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिंपल बात है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एकेडमिक्स वाला अलग हायर करेंगे, उसके अंदर हम टीचर अलग हायर करेंगे, है ना, क्योंकि क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर होता है, जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो एक सेल सारे काम नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि कंबाइंडली फंक्शन करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि पूरा क्लस्टर क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है आपकी, वैसे वैसे आपको लोगों की ज्यादा जरूरत होने लग जाती है। सिंपल बात है ना, अगर एक काम को करने में एक दिन लग रहा है और एक इंसान लग रहा है तो उसका मतलब काम छोटा होगा, है ना। अगर हमने मैन पावर ज्यादा बढ़ा दी तो उसका मतलब काम बहुत बड़ा है, अकेला आदमी से काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज सडनली चल रही होती है ना, एक टाइम पे चल रही होती है, तो हम एक चीज से नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी अलग अलग सेल्स लेनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और सेल के लिए फंक्शंस परफॉर्म करना एक सेल के बस की बात नहीं होती, इसलिए अलग अलग सेल लेनी पड़ती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया यहाँ तक कि हमें ये करना है, ठीक है। और उसके बाद सपोजिटली देखो, मैंने ये बताया कि फंक्शनल यूनिट परफॉर्म एक ही आदमी करता है, मैंने ये बताया कि फंक्शनल यूनिट परफॉर्म जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी सेल से कम होगी तो परफॉर्म नहीं करेगी। जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल ले लिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया अकेला है ना और क्लोरोप्लास्ट अकेला है ना, तो वो दोनों काम नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात, वो दोनों काम नहीं करेंगे। ठीक है, पर अगर बैक्टीरिया अकेला है ना, या अमीबा अकेला है, क्यों, तो ये दोनों काम कर देंगे। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। क्या होता है उनका? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। समझ में आ रही है बात, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, बल्कि जो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका इंडिपेंडेंट, जो नॉर्मल सॉरी जो नॉर्मल हमारे वो होते हैं ना, जो ठीक है, जो नॉर्मल ऑर्गेनिज होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकेले ऐसे नहीं होता। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट हमने क्यों कहा है इसको? ठीक है, पूरा क्लस्टर क्लियर है अभी तक? चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसका, और एक चीज और है बच्चा, देखो इसके अंदर एक चीज और मैं बता देती हूँ, अभी यहीं पे बता देती हूँ कि अगर सिंपल सेल होगी, मतलब अगर एक अकेली सेल होगी तो वो सारे फंक्शन खुद परफॉर्म कर लेगी, मैंने बता दिया ये, है ना। अगर बहुत सारी सेल्स होंगी तो वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये तो बता ही दिया वैसे मैंने। दोबारा अब शुरू करते हैं दूसरा वाला टॉपिक, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के नाम। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम, किस किस ने साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया था, साइंटिस्ट के नाम पर। तो पहला साइंटिस्ट हमारा कौन सा होगा? पहला साइंटिस्ट हमारा है रोबोट, है ना। उसके बाद इस रोबोट हुक ने क्या किया था? रोबोट हुक ने ऑब्जर्व की थी डेड सेल्स को। क्या किया था? ऑब्जर्व किया था किसको? डेड सेल्स को, है ना। डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, या फिर हमने बोल दिया कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था। कॉर्क सेल्स कौन सी होती है? देखो प्लांट है ये यहाँ पर, है ना, प्लांट के ऊपर जो डेड सेल्स प्रेजेंट होती है ना, उन्हीं को हमने बोल दिया कॉर्क सेल्स। ठीक है, उन्हीं को हमने क्या बोल दिया? कॉर्क सेल्स। है समझ में? दूसरा, सिर्फ और सिर्फ आपको तीन ही नाम याद करने हैं, वही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और बाकी दूसरे वाला है रोबोट ब्राउन। अब रोबोट ब्राउन ने क्या कहा था? इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तीसरा साइंटिस्ट है,
ठीक है, साइंटिस्ट कौन से है? इंटरनल लियोनहॉक। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने ये बोला था कि फर्स्ट जो लिविंग सेल्स आती है ना, फर्स्ट जो लिविंग सेल थी वो इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व की थी। ठीक है, ऑब्जर्व किया था फर्स्ट लिविंग सेल्स को। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आया समझ में? अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पहले ये पढ़ लेते हैं, पहले बेसिक्स, सेल्स के बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक्स मतलब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी सेल्स, वो आगे हम पढ़ते रहेंगे, बट बेसिक्स एक बार लिख लेते हैं ना। बेसिक्स फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करती है सेल्स का, क्या क्या बेसिक फंक्शंस है ना, ये आगे पढ़ेंगे वैसे हम, बट लिख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहला ये है कि देखो ये हमारी कोई सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल। इसको हमने बोल दिया सेल क्या काम करती है, चैम्बर की तरह काम करती है, या फिर सेल किसकी तरह काम करती है, कंपार्टमेंट की तरह काम, है ना बच्चा, कंपार्टमेंट की तरह काम। जैसे कि बाहर अलग इन्वायरमेंट होगा और अंदर अलग इन्वायरमेंट होगा, तो मैंने बाहर वाले अंदर वाले इन्वायरमेंट को हमने बोल दिया इनर कंपार्टमेंट, है ना, और बाहर वाले कंपार्टमेंट को हमने क्या बोल दिया, आउटर कंपार्टमेंट। क्या बोल दिया मैंने बाहर वाले कंपार्टमेंट को, आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब इनर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, इनर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर वो प्लांट सेल हो। ठीक है, अब देखो एंड साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर इधर ये हमारे कुछ ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनेलीज होंगे, और एक ये वाला मान के चलो, दिस इज आर जेनेटिक मटेरियल, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट, है ना, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने बोल दिया डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए हमारा स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। क्या, डीएनए स्टोर करता है हमारी इंफॉर्मेशन को, स्टोर इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाहर का कंपार्टमेंट, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म, अंदर का साइटोप्लाज्म मैट्रिक हो गया, साइटोप्लाज्म बोल दिया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इस डीएनए से क्या क्या होता है ना, डीएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, या फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, वो आगे आप मोल बायो में पढ़ोगे। मोल बायो क्या है, मोल बायो ये बताएगी, मतलब मोल बायो में आपको डीएनए, डीएनए के बाद आरएनए कैसे बनता है ना, आरएनए के बाद प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, तो वो सब चीजें हम आगे बढ़ते जाएंगे कनेक्टिविटी के साथ साथ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, तो अब नेक्स्ट फंक्शंस देख लेते हैं इनके और भी। ठीक है, और फंक्शंस क्या है इनके, और फंक्शंस क्या है, मेम्ब्रेन की तरह भी काम करते हैं, मेम्ब्रेन की तरह भी काम करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये क्या करती है, डीएनए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया, डीएनए इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, बता दिया ये तो मैंने। इनके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, जब सबका काम डिसाइडेड होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं इनके अंदर ही। समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, यही होती है जो कि हमारी आउटर और इनर मेम्ब्रेन को सेपरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, आउटर इनर मेम्ब्रेन को सेपरेट करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ही हमारी हेल्प करती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं, तो ऑर्गेनेलीज देखो, ऑर्गेनेलीज आगे जो प्रेजेंट होते हैं अंदर। अब देखो इसके अंदर ना, आगे बताऊंगी आपको अच्छी सब चीज़ें धीरे धीरे सब सीखेंगे, है ना। इसके अंदर एक होता है हमारा, मैंने क्या बताया कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, तो मेम्ब्रेन देखो तीन केस बन सकते हैं, है ना, तीन केस क्या बन सकते हैं, या तो सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो,
सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, या फिर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, है ना। तो कौन कौन से टाइप के ऐसे ऑर्गेनीज होते हैं जिनके अंदर या तो सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, या फिर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, या फिर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, है ना। इनको एक बार पढ़ लेंगे, है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होगी, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो कौन कौन सी होगी, बस आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने, आगे आप पढ़ोगे। लाइजोसोम, है ना, आगे सबके फंक्शंस पढ़ेंगे, सबका काम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन डबल मेम्ब्रेन है, कौन कैसे है, ठीक है। लाइजोसोम हो गया, ठीक है, परऑक्सीसोम्स हो गए, है ना, लाइजोसोम, परऑक्सीसोम, गोल्जी, गोल्जी बॉडीज हो गए, है ना, ये सब चीज़ हो जाएगी, ठीक है। गोल्जी बॉडीज हो गए, वैक्यूल्स हो गए, है ना, और लाइजोसोम और गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आगे डबल की बात, डबल वाले कौन से होंगे ये भी पता होना चाहिए। देखो डबल वाले को याद करने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको ऐसे, एम एन सी, कैसे याद करेंगे इसको, एम एन सी मतलब अगर बंदा कोई एम एन सी में हो जाता है ना, तो वो उसकी सैलरी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है ना, और जो बाकी के बचेंगे वो हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, है ना, ऐसे याद कर लेते हैं हम इनको। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। और जिनके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, ना कोई कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता उनके अंदर, उनको कैसे बोलेंगे, जिनके अंदर नो ऑर्गेनेल प्रेजेंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड, नो मेम्ब्रेन बाउंड, तो उनका एग्जांपल्स क्या क्या होता है, उनके एग्जांपल्स कौन से होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, सेंट्रोसोम्स होंगे, सेंट्रोसोम्स होंगे, और कौन कौन से होंगे, राइजोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, है ना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, सबका फंक्शन देखेंगे आगे, सबकी लोकेशन देखेंगे आगे, कौन सा लोकेशन कहाँ क्या क्या है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहले देखो सेल है ना, जो सेल्स होती है ना वो वेरी करती हैं, सेल्स जो होती है ना बच्चा वो वेरी करती है, किसमें, शेप में, हर सेल की शेप अलग होगी, है ना, हर सेल का साइज अलग होगा। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करने वाली चीज़ें हैं, है ना, मैं ये नहीं कह रही कि रटना नहीं है, इनको रटना ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन, जो ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको जितना जल्दी ग्रैब कर लो ना वही सही रहता है, ठीक है। इनमें कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इनके शेप्स और साइज को याद कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से क्या क्या है, ठीक है। वेरीज करती है शेप में, साइज में, और उन सबके फंक्शंस में, सबके फंक्शंस अलग अलग होंगे ना, या फिर सबकी एक्टिविटीज अलग अलग होगी, है ना, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। तो देखो वेरीज इन सब, तो हाँ देखो प्रोकैरियोट्स का, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो होता है हमारा 2 से लेके 5 म्यू एम। अब म्यू एम क्या होगा, 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है, ये म्यू एम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बता रखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसे लिख लो, माइको प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होगी, या फिर इसको बोलेंगे PPLO, ना, प्लाज्मो, प्लूरो, प्लूरो, या लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे याद करेंगे इसको। तो साइज कितना होगा, 0.1 म्यू एम टू 0.3 म्यू, ठीक है, ये होगा। अब हम पढ़ेंगे अगले, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, इनको पता है, जितना हो सके उतना जल्दी याद कर लें। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल, ठीक है, ऑस्ट्रिच की, ठीक है। यूकैरियोट्स में लार्ज 10 से लेके 20 एम तक, आरबीसी,
आरबीसी का साइज कितना होता है 7 म्यू। ठीक है, ये आपको याद करने की चीज़ है। अब मैं आपको लिखवा देती हूँ कुछ कुछ नाम सेल के और उनकी शेप्स और ये सब। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ोगे ना उतना ठीक रहेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को लर्न करना ज़रूरी है और इनको मुझे पता है टाइम लगता है लर्न करने में, पर आप करते रहो। ठीक है, रोज़ का रोज़ पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसा कुछ भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल का नाम। सॉरी, सेल का नाम, नेम ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद पेशेंट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये कहाँ का है और इनकी शेप क्या क्या। ठीक है, ऐसे पढ़े। तो सेल का नाम कौन सा होगा, फर्स्ट RBC। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पे होती है, राउंड होती है एंड बाय कॉनकेव होती है। ठीक है, ये लर्न करने हैं बच्चा आपको। WBC कौन सी होती है, ठीक है, WBC ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है और कहाँ पे होती है, ये लॉन्ग होती है एंड नैरो होती है। लॉन्ग होती है और नैरो होती है ना। उसके बाद एक आती है हमारी कोल्यूमिनल एपिथेलियम सेल, है ना। ये क्या होती है, इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, लॉन्ग होती है एंड ब्रांच होती है। ठीक है, उसके बाद नर्व सेल्स, नर्व सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है ना। और उसके बाद इसमें ये लॉन्ग होती है एंड ब्रांच होती है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हो जाता है, आप लिखते रहना साथ साथ अपने, जितने हो सकते उतने नोट्स बनाते रहो साथ साथ। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ के बस देखेगा, चीज़ें गलत है। ठीक है, जाइलम में प्रेजेंट होती है एंड इलोंगेटेड होती है। ठीक है, बाद में राइटिंग समझ आए ना है कुछ नहीं पता, किसी के नोट समझ में नहीं आते हैं, किसी की राइटिंग भी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए अपनी राइटिंग खुद लिखो ताकि आपको पता हो कि क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, ठीक है, बस इनको इतना याद करना है, ये सारे टेबल्स के फॉर्म में ऐसे लिख लेना अपने नोट्स के साथ साथ। ठीक है, ऐसे। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है ओवरव्यू ऑफ द सेल, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी का में है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम ये देखते हैं। हम ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़ लेते हैं एक बार, लास्ट टॉपिक बचा है ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू ऑफ द सेल में, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द सेल में दो टाइप की सेल्स आती हैं। हमने कैसे पता चला हमें कौन सी सेल क्या क्या है, ठीक है। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया अनियन पील सेल पे किया था ना, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया हमारी चीक सेल्स पे। ठीक है, अनियन सेल्स के लिए अनियन सेल्स पे किया, चीक सेल्स पे किया। जो हमारी अनियन सेल थी ना, फर्स्ट अनियन पील सेल थी जो हमारी, उसमें देखो, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व की, प्लांट सेल्स हमारी ऑब्जर्व हो गई, हुई कि नहीं हुई, प्लांट सेल्स ऑब्जर्व होगी। इसके अंदर क्या पता चला हमें, जो सेल वॉल होती है ना वो प्रेजेंट होती है। क्या बताया हमने, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होती है। डेंस मेम्ब्रेन, जो उसका डेंस मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसका। ठीक है, अब दूसरी दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने, चीक सेल्स, है ना। चीक सेल्स पढ़ी थी हमने। चीक सेल्स से क्या पता चलेगा, ये एनिमल सेल्स हमने ऑब्जर्व किया इसमें। एनिमल जो सेल्स होती है वो कैसे होती है, वो जो ऑब्जर्व हुई। ठीक है, इसके अंदर भी जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था। ठीक है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है इसके अंदर भी। समझ में आ रहा है, सिंपल बात है।
आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद दोनों के अंदर मैंने पहले बताया था, अभी भी बता देती हूँ दोबारा, लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। दोनों के अंदर चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों के पास क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। दोनों के अंदर होता है, दोनों के अंदर होता है। इसकी लोकेशन लोकेशन होती है, ठीक है। ये किसके लिए काम आता है, सॉरी, लोकेशन फॉर सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी जितनी भी होती है ना, सारे साइटोप्लाज्म में परफॉर्म, ठीक है। आया बस समझ में। और ये किसके अंदर मिलता है, साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर मिलेगा बच्चा, दोनों के, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो। समझ में आ रहा है, सब समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक का था, ठीक है। बाकी हम आने वाली क्लासेस के अंदर कवर करेंगे, सेल थ्योरी भी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल थ्योरी अभी इसमें नहीं हुई है। सेल थ्योरी भी कवर करेंगे और आगे धीरे धीरे हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना था। अब हम क्या करेंगे, यही जो हमने पढ़ा उसको हम एनसीईआरटी से मैच करते हैं, आपके सामने मैच करके दिखाऊंगी मैं पूरा, ठीक है। और अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के रखो साथ साथ, ताकि जो मैं बता रही हूँ आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलो और पता हो आपको कि वो है कहाँ, प्रेजेंट कहाँ है, ठीक है। वेट, मैं आपको एनसीईआरटी में बताती हूँ खोल के, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के बताते हैं। एनसीईआरटी को हम पढ़ते चलेंगे लाइन बाय लाइन, कौन सा क्या है क्या नहीं है पता होना चाहिए। देखो अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, आप भी करो अंडरलाइन, मैं भी करती हूँ अंडरलाइन। यहाँ से मैंने क्या बताया था आपको कि देखो मैंने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, एनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, उससे हमें पता चलता है कि लिविंग है या नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे है। अब उसके बाद ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, कंपोज ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर होते हैं, और अदर सेल्स उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर, ये बताया मैंने आपको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बताया था, परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शंस को, ये भी बताया मैंने, है ना। उसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मैंने बताया था ना पूरा स्ट्रक्चर, मैंने इसका इसके बारे में बताया। ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, लाइफ सेल्स को डिस्कवर किया था, रोबोटुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, है ना। इन्वेंशन की गई थी, इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे आगे आगे इम्प्रूवमेंट माइक्रोस्कोपिक की होती रही, वैसे वैसे हमारी सेल का इम्प्रूवमेंट होता है। सेल थ्योरी हमने नहीं पढ़ा तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमने पूरा ओवरव्यू अभी सेल का पढ़ा है, ठीक है। ओवरव्यू सेल के में क्या पढ़ा था हमने, अनियन सेल्स क्या होती है, ह्यूमन चीक सेल्स क्या होती है ना। इसके अनियन सेल्स के थ्रू हमने क्या पढ़ा कि अनियन सेल्स प्लांट सेल्स के टिपिकल प्लांट सेल्स, बाउंड्री जो कि सेल मेम्ब्रेन बताती है, चीक सेल्स ये देखो आउटर मेम्ब्रेन, लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, है ना, ये सब हमने पढ़ा। डेंस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होगा उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, ये आगे बताती रहूंगी मैं आपको। विच इज टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ये भी बताया मैंने। डीएनए जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना, ये भी बताया। और सेल के पास बाउंड न्यूक्लियस होती है, ठीक है, जिनके पास नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के पास सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, जो कि ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल। ऐसे ही पढ़ना है आपको, जो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाओ और उसी को पढ़ते रहो, आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। ये बताया, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया है ना, गोल्जी बॉडीज बताया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये नहीं बताया इसने कि डबल कौन से होते हैं सिंगल कौन से होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो नीचे बता रखा शायद इन्होंने नीचे बता रखा है। लैक्स करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इनके पास नहीं होती है ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो कि सारे सेल्स में मिलते हैं, दोनों प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। राइबोसोम्स ओनली फाउंड इन द साइटोसोल,
साइटोप्लाज्म ये मैंने बताया था ना आपको, जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो उसको उसकी लोकेशन पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे क्या क्या है ये, ठीक है, ये भी बता दिया। क्लोरोप्लास्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये बताया कि डिफर करती है शेप में, साइज में, इन सब का साइज ये होता है। इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही ग्रैब करनी है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, बोलने एपिथेलियम, इनका कौन कौन से क्या क्या होता है, मैंने आपकी टेबल बनवाई ना आपसे पूरी, तो उस टेबल को पढ़ना है आपको, है ना। ये आपको ये पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या कितने कितने 3 to 5 म्यू एम का है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल्स ऑस्ट्रिच होती है, ये बताया था। ये आपको लिखवाया ना प्रोडाटा मैंने, डायमीटर है ना इसका कितना होता है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ग्रेटली शेप, साइज, है ना। ये कौन कौन से होते हैं, पोलिगोनल, कोलोमियल, कोलोमियल, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे सिंपल बताना, हमने बस यहाँ तक पढ़ा है अभी तक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल तक पढ़ा है हमने, ठीक है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। हमने प्रोकैरियोटिक सेल तक पढ़ा है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल से पहले पहले सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी सॉरी मेरे माइंड स्किप हो गया एकदम से। प्रोकैरियोटिक सेल से पहले पहले पढ़ा, और जितना मैंने आपको पढ़ाया आप मुझे एक भी चीज़ ऐसी बता दो जो कि एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, है ना। तो हम ऐसे पढ़ते चलेंगे, अपने फ्लो चार्ट साथ साथ बनाते चलेंगे, ताकि आपको मैंने आपको बताया था ना, फ्लो चार्ट ज़्यादा जल्दी याद होते हैं आपको, जितना ज़्यादा हो सके डायग्रामेटिक डायग्राम्स देखते चलेंगे, अपने खुद की लैंग्वेज में लिखते चलेंगे उसको, और साथ साथ जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लिखोगे। इसलिए मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाती, क्योंकि पीपीटी से पढ़ाना है बहुत बोरिंग हो जाता है, बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। टीचर भी उसमें इंटरेक्ट कम कर पाता है, क्योंकि जो लिखा होता है टीचर वही बताता रहता है। ऐसे बच्चे ही पढ़ के, ऐसे तो बच्चे ही पढ़ लेना अपनी पीपीटी। अगर पीपीटी पढ़ के सुनानी हो तो तुम तो पढ़ लोगे पीपीटी, तुम तो ज्यादा वो हो ना फिर। तो इसलिए लिख लिख के पढ़ो, और लिख लिख के साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ साथ अपने क्या बोलते हैं एनसीईआरटी से रेफरेंस लेते हुए चलो। और बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। पहले जितना टॉपिक पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे रोज का, जैसे मान लो कि 45 मिनट्स की क्लास है, कितने मिनट की क्लास है, उसको 10 मिनट रोज रिवाइज करके आना, ताकि आपके लिए भी दिक्कत ना हो, और मेरे को जो मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊँ तो मुझे भी दिक्कत ना हो, कि ऐसा ना लगे मुझे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा या तुम्हें पढ़ने की जरूरत है उसको, ठीक है। तो ये सब चीजें आप खुद देखो, अपना टाइम टेबल बनाओ अच्छा सा एक, और आप साथ साथ अपनी तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। और रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, कम से कम 20 मिनट तो सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद डीपीटी में स्विच करो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।